So today we are going to start a new chapter in biology and the name of the chapter is morphology of flowering plants. स्टार्ट करें इस चैप्टर को, इससे पहले हम लोग कुछ बातें करें इसके बारे में कि नीट के अंदर इस चैप्टर से लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट से कि इसके एग्जाम्पल्स को बहुत पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर जहाँ जहाँ भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको उन एग्जाम्पल्स को कभी नहीं भूलना है। नीट में कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है उन एग्जाम्पल्स को। बॉटनी के अंदर तो खासकर कभी नहीं भूलना। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात यहाँ हो रही है। फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स को बोला जा रहा है और मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर अनाटमी क्या होती है, अनाटमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग एनाटमी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं। बात आ रही है क्या कि वाइड रेंज हमें देखने को मिल रही है स्ट्रक्चर के अंदर हायर प्लांट्स की और ये हमें कभी भी फेल नहीं होगा करेगा फैसिनेट करने से। दिस विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस इवन दो एंजियोस्पर्म्स जो हैं इतनी लार्ज डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर या मॉर्फोलॉजी के अंदर। ये सब के सब कैरेक्टराइज्ड होते हैं कैसे कि इन सब के अंदर ही रूट देखने को मिलती है, इन सब के अंदर हमें स्टेम्स देखने को मिलेंगी, इन सब के अंदर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। ये बात एनसीईआरटी कह रही है क्या कि वाइड रेंज है इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर और कभी भी ये हमें फैसिनेट करने से फेल नहीं होता। हालांकि जो एंजियोस्पर्म्स है इतनी लार्ज डाइवर्सिटी होती है इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर या कह लो मॉर्फोलॉजी के अंदर, लेकिन ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सब के सब रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स से कंपोज्ड होते हैं। चैप्टर 2 यानी हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और चैप्टर 3 यानी प्लांट किंगडम के अंदर एनसीईआरटी कहती है कि इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के ऊपर बात करी थी जो कि बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया था और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी एनसीईआरटी ने कंसिडर किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए प्लांट्स की। हम लोग एक बार जस्ट एक क्विक रिकॉल करें तो प्लांट्स की मेनली 5 क्लासिफिकेशन होती हैं। क्या क्या, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स को ही हम लोग क्या कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स। आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर क्या, फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट, कि हम लोग कोई भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर पाएँ इस काम के अंदर किसमें कि क्लासिफिकेशन और अंडरस्टैंड कर पाएँ किसी भी प्लांट को, हायर प्लांट को, या और फॉर दैट मैटर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफिकेशन कर पाएँ उसकी, या एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हम लोग ग्रैस्प कर पाएँ, उसके लिए हम लोगों को पहले स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स के बारे में और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, या तो वो अडेप्टेशन की तरह पाए जाते हों या प्रोटेक्शन की तरह पाए जाते हों, क्लाइंबिंग या स्टोरेज वगैरह वगैरह के लिए जो पाए जाते हैं, इन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी कह रही है। एक बार रीड कर लेते हैं क्या, फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions। तभी हम लोग उसका सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर पाएंगे क्लासिफिकेशन का और अंडरस्टैंडिंग का। We also need to know about the possible variations in different parts। किसी भी हायर प्लांट्स के जो पॉसिबल पार्ट्स हैं, पॉसिबल पार्ट्स के अंदर जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पॉसिबल वेरिएशंस है, सॉरी, यानी इन सब के अंदर रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर जो हमें पॉसिबल वेरिएशन देखने को मिल सकता है इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो वेरिएशन पॉसिबल हमें देखने को मिलेगा ये या तो अडेप्टेशन होगी किसी चीज़ के लिए, या तो एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है, या फिर वो हैबिटेट के लिए हमारी अडेप्टेशन होगी, या प्रोटेक्शन के लिए होगा, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज वगैरह वगैरह के इसके फंक्शंस होंगे। ये हमें देखना पड़ेगा। फिर से एक एनसीईआरटी आपको एक टास्क देती है कि एक वीड को उखाड़ो और उसके अंदर देखो तो क्या आपको रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह देखने को मिलेगा। और ये हो सकता है फ्लावर्स और फ्रूट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हो।
अंडरग्राउंड जो पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का उसको रूट सिस्टम कहते हैं, और जो पोर्शन अबव यानी ऊपर है हमारे ग्राउंड के उसको हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। ये चीज़ आ गई, अंडरग्राउंड वाला पार्ट हमारा रूट सिस्टम के अंदर आ जाएगा और ऊपर जो है ग्राउंड के वो हमारे शूट सिस्टम के अंदर कंसिडर होगा। मूव करते हैं रूट की तरफ। इस लेक्चर के अंदर हम लोग रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। रूट की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स के अंदर डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल से देखने को ये हमें मिलता है। आपको अगर याद हो तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डिस्कस किया था कि जो हमारा सीड रहता है, ये डाइकॉट का सीड मैं बना रहा हूँ, कि डाइकॉट के सीड के अंदर कुछ इस तरीके से हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती थी, जिसके दो साइड पे हमें कॉटलेडेंस देखने को मिलते थे। ऊपर प्लेम्यूल की, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस थी इसके टिप पे प्लेम्यूल होता था और इसके नीचे हाइपोकोटाइल के टर्मिनल पे क्या होता था, हमारा रेडिकल होता था। ये हमारा एक डाइकॉट का एम्ब्रियो है टिपिकल। इसमें क्या थी बात कि डाइकॉट के अंदर क्या थी, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल क्या है, फॉर्मेशन करती है प्राइमरी रूट का, जो ग्रो करता है इनसाइड द सॉइल, और इसके अंदर लैटरल रूट्स आती हैं कई सारे ऑर्डर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको एज इट इज़ आप याद कर लेना कि मेजॉरिटी के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट्स के अंदर डायरेक्ट इलोंगेशन होती है हमारे रेडिकल की। आर फॉर आर है ना, रूट बनाएगा कौन, रेडिकल। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट को ऐसे भी समझ सकते हो कि आप ये पहली रूट है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी ये प्राइमरी रूट हमारी, दिस इज़ द प्राइमरी रूट। इसने फिर सेकेंडरी रूट दी, सेकेंडरी ने फिर टर्शरी रूट्स दी, ऐसे क्वाटरनरी रूट्स होंगी। सिमिलरली ये प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट्स हमारी, फिर ये टर्शरी रूट्स, फिर ये क्वाटरनरी, ऐसे आगे चलता जाएगा और ये पूरा का पूरा हमारा टैप रूट सिस्टम बनाता है। प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस चाहे वो सेकेंडरी टर्शरी वगैरह वगैरह ये सब कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारी टैप रूट सिस्टम को। ये चीज़ आई क्या कि डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल और इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, जिनको हम लोग सेकेंडरी टर्शरी एक्सेट्रा रूट्स कहते हैं। प्राइमरी रूट्स और उसकी ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं क्या, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किसके केस में हमें देखने को मिलता है, डाइकॉट्स के केस में। जैसे इसका एग्जांपल है मस्टर्ड का। अच्छा, मैं आपको यहीं बता दूं कि मस्टर्ड की फैमिली कौन सी है, ब्रासिकेसी है। ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, अलग अलग जगह मैं कोशिश कर रहा हूँ कलेक्ट कर लूँ इस सब को, एक जगह आपको कंसाइज करके मैं दे दूँ। एनसीईआरटी यहाँ मेंशन करती है। एनसीईआरटी जब टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देगी फ्लावरिंग प्लांट का तो एक फैमिली का ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है इसने। ये फिगर 5.20 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट और फैमिली क्या है इसकी, ब्रासिकेसी है, फिगर 5.20। तो यहाँ इसने मेंशन कर रखा है कि मस्टर्ड बिलोंग्स टू ब्रासिकेसी और जिसका फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम वगैरह ये है। फिर बहरहाल इन चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कमिंग बैक टू द रूट के जो मस्टर्ड है या डाइकॉट कोई भी हो उसके अंदर हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। बात करें मोनोकॉट प्लांट की तो मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी रूट होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है। इन लाइंस को बहुत अच्छे से रट लीजिएगा बिकॉज इन लाइंस से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं क्या कि मोनोकॉट की जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और ये रिप्लेस हो जाती है किससे, बाई अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और ये जो रूट्स हैं ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और ये कंस्टिट्यूट करती है हमारी फाइबरस रूट। ये क्वेश्चन आया भी था लास्ट ईयर में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सा ईयर में आया था, कि विच रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, तो उसका आंसर था फाइबरस रूट। और फाइबरस रूट किस में देखने को मिलेगी, हमारे मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलेगी। मोनोकॉट्स का एग्जांपल क्या है हमारे पास, वीट प्लांट हमारे पास एग्जांपल है इसका। वीट की फैमिली क्या है हमारी, पोएसिए। फिर कुछ प्लांट्स की बात करें जैसे कि ग्रास है हमारा, मॉन्स्टेरा है, इन सब के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। और बैनियान ट्री की बात करें, इन सब के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा कि जो रूट्स हैं हमारी वो प्लांट के पार्ट्स से बन रही हैं अदर दैन द रेडिकल।
तो हमने बात करी थी आर फॉर आर की रूट किससे बनती है, रेडिकल से बनती है। लेकिन मॉन्स्टेरा में, बैनियान ट्री के केस में और ग्रास के केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखने को कि जो हमारी कुछ रूट्स ऐसी भी हैं जो रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट पार्ट से बन रही हैं। तो उन रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं कि ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एडवेंटिशियस रूट्स का एक बहुत फेमस क्लासिकल एग्जांपल हमें स्वीट पोटैटो के केस में भी देखने को मिलता है। हम लोग बहरहाल उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिर बात आई क्या कि मेन फंक्शन क्या होता है रूट सिस्टम का, ये होता है कि एब्जॉर्ब करना वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, एंकरेज को प्रोवाइड करना और फूड रिजर्व को हमारा स्टोर करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पीजीआरस की सिंथेसिस वगैरह करना। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा मेन फंक्शंस क्या क्या हैं रूट्स के बारे में। अगर हम लोग डायग्राम्स देख लें तो ये टैप रूट सिस्टम हमें दे रखा है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी ये प्राइमरी रूट है, मेन रूट है, जिसके अंदर से काफ़ी सारे ऑर्डर्स के हमारी ऐसी रूट लेटरल रूट्स निकलती जा रही हैं, लेटरल रूट्स हैं। और ये क्या है, हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम है जो हमें मोनोकॉट्स के केस में देखने को मिलता है। इसमें जो हमारी प्राइमरी रूट थी वो शॉर्ट लिव्ड थी और बाकी बहुत लार्ज नंबर ऑफ रूट से ये रिप्लेस हो गई है। और ये तीसरा डायग्राम हमें एडवेंटिशियस रूट्स का दिखाया हुआ है, जिसके अंदर की रूट्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं फ्रॉम अ प्लांट पार्ट अदर दैन द रेडिकल। ये चीज़ हुई हमारी। फिर बात आती है हमारी रीजन्स ऑफ द रूट। रीजन्स ऑफ द रूट की बात होती है तो सबसे पहले एनसीईआरटी एक वर्ड यूज़ करती है, थिम्बल। थिम्बल क्या होता है, आप ये चीज़ समझ लो कि सिलाई करते हुए हम लोग ये सुई से अपनी उंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक या मेटल की एक कैप उंगली के ऊपर लगाते हैं, फिंगर के ऊपर लगाते हैं, जिसको हम लोग थिम्बल कहते हैं। तो ये इसका काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करती है किसको, हमारी फिंगर को नेल से। फिर बात आई क्या कि रूट की है, रूट इज़ कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। थिम्बल लाइक एक स्ट्रक्चर है हमारा जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पे है, एपेक्स पे प्रेजेंट है और हमारे रूट के एपेक्स को कवर कर रहा है, वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट करता है किसको, ये टेंडर एपेक्स को। टेंडर है ये यानी ये ज़मीन के अंदर जो धंसने वाला हिस्सा है उस एपेक्स जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। As it makes its way through the soil few millimeters above, ये हमारा देखने को मिल रहा है हमें रूट कैप। ये रूट कैप हमें देखने को मिल रहा है। रूट कैप से थोड़ा सा मिलीमीटर्स अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर्स ऊपर जाते हैं हम लोग, तो हमें ये देखने को मिल रही है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के और ऊपर जाए हम लोग तो हमें रीजन ऑफ इलोंगेशन देखने को मिलता है। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि दिस रीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। इलोंगेट करेंगे यहाँ के सेल्स, इसीलिए इलोंगेशन इसी रीजन की वजह से होगी। इस रीजन के और प्रॉक्सिमल जाएं, ये डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल है। दिस इज़ डिस्टल एंड दिस इज़ प्रॉक्सिमल। हम लोग इससे और प्रॉक्सिमल जाएं तो हमें रीजन ऑफ मैचुरेशन देखने को मिलेगा। रीजन ऑफ मैचुरेशन के जो सेल्स होंगे ये हमारा स्पेशलाइज हो जाएंगे और इसलिए हम लोग इसको रीजन ऑफ मैचुरेशन कहेंगे। चाहे रूट हो चाहे ह्यूमंस, बाल तभी आएंगे जब मैच्योरिटी आ जाएगी। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन। टेक्स्ट पे वापस आते हैं हमारे कि a few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity। हमने यहाँ देखा कि ये रूट कैप से कुछ मिलीमीटर्स ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है हमारा। सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। ऑब्वियसली जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो ये बहुत स्मॉल होंगे, थिन वॉल्ड होंगे और डेंस इनका साइटोप्लाज्म होगा। मेरिस्टेमेटिक है तो इनको कंटिन्यूसली रैपिडली डिवाइड करते रहना है। दे डिवाइड रैपिडली। The cells proximal to this region undergo rapid elongation। जो elongation वाला रीजन है, इस सेल्स की बात हो रही है कि इनके अंदर क्या होता है, हमारा रैपिड elongation होगा और enlargement होगा। और यही रीजन हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। कि जो रूट की लेंथ वाइज ग्रोथ हो रही है उसके लिए रीजन ऑफ elongation हमारा रिस्पॉन्सिबल है। दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो सेल्स हैं हमारे इलोंगेशन जोन के, ये ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट और मैच्योर कर जाते हैं।
इसके जो सेल्स हैं ग्रेजुअली डिफरेंशिएट और मैच्योर कर जाएंगे, इसीलिए इससे प्रॉक्सिमल जो रीजन है हमारा उसको हम लोग रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोला जाएगा उसको। Hence, this zone proximal to the region of elongation is called the region of maturation. From this region, some of the epidermal cells, फिर से इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एपिडर्मल सेल्स कहाँ से, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से, फॉर्म करेंगे वेरी फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम लोग रूट के हेयर्स बोलेंगे। रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब करना वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई। अच्छा, ये आप इस चीज़ के अंदर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखना, ये जो दो वर्ड्स हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल, इनका यूज़ हो सकता है इनसे भी खेला जाए। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, ऑब्वियसली यहाँ प्लांट ऐसे लगा होगा तो ये वाला हिस्सा जो है पेड़ के पास होगा, और ये क्योंकि ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते आगे आगे जाएगा तो ये थोड़ा दूर होगा, इसीलिए इसको डिस्टल भी ऐसे डी से दूर याद रख सकते हो और पी से पास याद रख सकते हो। तो प्रॉक्सिमल कौन है, डिस्टल कौन है, इसके बारे में ध्यान रखना। फिर बात कर रहे हैं हम लोग मॉडिफिकेशंस की। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की हम लोग बात करेंगे तो क्या है कि रूट जो है कुछ प्लांट्स के अंदर चेंज कर लेती है अपनी शेप को और स्ट्रक्चर को, और मॉडिफाई हो जाती है ताकि वो परफॉर्म कर पाए वो फंक्शंस जो कि एब्जॉर्प्शन के अलावा हैं। एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा कुछ काम करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। मॉडिफाई करती किस चीज़ के लिए हैं उसके बारे में एनसीईआरटी ने 3-4 चीज़ें लिखी हैं कि सपोर्ट के लिए मॉडिफाई करती हैं अपने आप को, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए ये हो सकता है मॉडिफाई करें, और ये भी पॉसिबल है कि रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई करें, जैसा कि हमें राइजोफोरा के केस में देखने को मिलता है, न्यूमेटोफोर्स। फिर बात आती है हमारी कि टैप रूट्स के बारे में। टैप रूट अभी हमने बात करी थी, क्या किसके केस में प्रेजेंट होता है? डाइकॉट्स के केस में हमारी टैप रूट्स प्रेजेंट होती हैं। टैप रूट जो है हमारी कैरेट और टर्निप की, और एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं हमारी स्वीट पोटैटो की, ये सोलन हो जाती है और स्टोर करती है फूड। ये एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में दे दिया कि स्टोरेज ऑफ फूड कौन कौन कर रहा है हमारा। टर्निप और कैरेट के अंदर हमारी टैप रूट है, यानी डाइकॉट के प्लांट्स हैं। स्वीट पोटैटो के अंदर हमारा एडवेंटिशियस रूट है, और एस्पेरागस क्या है हमारी? एस्पेरागस लिलिएसिए हमारी फैमिली है, उसका पार्ट है। लिलिएसिए क्या होती है? मोनोकॉट फैमिली है, और मोनोकॉट है इसलिए ये फाइबरस रूट कंसिस्ट करेगी। अब एनसीईआरटी ने इस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट नहीं दिया, मैं दिखाता हूँ लेकिन दिया कैसे है। एस्पेरागस इसने यहाँ मेंशन किया है, इसके बाद एस्पेरागस को एनसीईआरटी मेंशन करती है लिलिएसिए फैमिली के अंदर। लिलिएसिए फैमिली जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो रिप्रेजेंटेटिव फैमिली है हमारी मोनोकॉट की। लिलिएसिए फैमिली क्या है? लिली फैमिली भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव है मोनोकॉट प्लांट्स का, और इसके एग्जांपल्स के अंदर हमें एस्पेरागस देखने को मिलता है। फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी क्या, कि मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर हमें किस टाइप का रूट सिस्टम देखने को मिलता है? फाइबरस रूट सिस्टम। तो इस तरीके से हमें ये पता चला, बिकॉज एस्पेरागस इज़ belonging to Liliaceae family, and Liliaceae family is the characteristic representative of monocotyledonous plants। तो इसके केस में हमें ये फाइब्रस रूट का एग्जांपल है। तो हमें 3 एग्जांपल हमें स्टोरेज के यहाँ मिले। पहला फाइब्रस रूट सिस्टम का हमें एस्पेरागस मिला, टर्निप और कैरेट हमें मिला किसका? टैप रूट सिस्टम का, और एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल हमें यहाँ मिला क्या? स्वीट पोटैटो। और ये चारों के चारों एग्जांपल किसके लिए हैं? फूड स्टोरेज के अंदर हैं। ये चीज़ आ गई। आगे बात करते हैं। फिर बात कर रहा है हमारे ये बैनियान ट्री के बारे में। बैनियान ट्री की बात करो या बनियान ट्री आप इसको बोलो, बैनियान ट्री है, और सेम चीज़ हमें सिमिलर कह लो, सेम तो नहीं कह सकते, हमें मेज़ के अंदर और शुगर केन के अंदर मिलती है। इन तीनों में क्या होता है कि जो रूट है हमारी, इसके अंदर हमें कुछ कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। बैनियान ट्री के केस में ये पिलर लाइक होते हैं, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे ये पिलर लाइक। इसको आप रिजेंबल कर सकते हो इन पिलर्स के साथ। ये लेंटर लग रहा है किसी घर के अंदर, तो यहाँ पे ये पोल्स या पिलर्स लगे हुए हैं, और ये बैनियान ट्री की रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोल्स को या पिलर्स को आप
प्रॉप रूट से कंपेयर कर सकते हो, पी से पिलर लाइक रूट्स। और सिमिलरली मेज़ और शुगर केन के अंदर जो सपोर्टिंग रूट्स हैं वो लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से आई हैं, लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से आई हैं, तो इनको हम लोग स्टिल्ट रूट्स कहते हैं, क्योंकि ये पिलर लाइक नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं। ये इस तरीके से इसमें से निकली हैं, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी सी लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से निकली हैं, ये स्टिल्ट रूट इन्हें कहेंगे। किसके केस में देखने को मिलती है हमें? मेज़ और शुगर केन के केस में देखने को मिलती है, सपोर्ट का काम कर रही हैं। तो दूसरा मॉडिफिकेशन क्या हुआ सपोर्ट के केस में? बैनियन ट्री का, मेज़ का और शुगर केन का। फिर तीसरा मॉडिफिकेशन हमें जो देखने को मिल रहा है वो किस प्लांट के केस में हमें देखने को मिल रहा है? राइजोफोरा के अंदर। राइजोफोरा के अंदर क्या है कि ये स्वैम्पी एरियाज़ के अंदर ग्रो करता है, तो यहाँ पे सांस लेने में यानी रेस्पिरेशन के अंदर जो है ये हमारे हेल्प करेंगे न्यूमैटोफोर्स, कि कुछ रूट्स जो होंगी मैनी रूट्स जो होंगी वो क्या करेंगी, बहुत गहराई में से हमारी ग्राउंड में से ऊपर आ जाएंगी। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड और वर्टिकली ग्रो करेगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली ग्रो करेगी। वर्टिकली ग्रो कौन सी रूट करती है? न्यूमैटोफोर्स। इन रूट्स को हम लोग न्यूमैटोफोर्स बोलेंगे। और ये किस चीज़ में हेल्प करती है? टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी हमें यहाँ देती है, डायग्राम यहाँ देती है। तो हमें एनसीईआरटी ने रूट के बारे में क्या क्या बताया, हम लोग इसको लेट अस समराइज ऑल दीज थिंग्स। कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाई रूट ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? तो रेडिकल से होता है। कितने टाइप के सिस्टम है? टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम है और एडवेंटिशियस रूट्स की बात करी हमने कि ये अदर देन रेडिकल से जहाँ जो प्लांट पार्ट से बनेगा उसको हम लोग, जो रूट अदर देन रेडिकल से बनेगी किसी भी प्लांट पार्ट से, उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। फिर हम लोगों ने इसके रीजन्स पढ़े। इसके अंदर हमने एक बात यहाँ करी कि इंसान हो या पेड़ की रूट, इन दोनों के अंदर बाल वहीं आएंगे जब मैच्योरिटी हो जाएगी। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी कहाँ पे? एपिडर्मल सेल्स के अंदर। फिर बात करी हमने मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो 3 तरीके की मॉडिफिकेशंस दे रखी है एनसीईआरटी ने। सबसे पहली सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के अंदर क्या था? 3 एग्जांपल्स, बैनियन ट्री के अंदर प्रॉप रूट्स, मेज़ और शुगर केन के अंदर स्टिल्ट रूट्स। फिर स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर 4 एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी ने। टैप रूट का एग्जांपल टर्निप और कैरेट, एडवेंटिशियस का स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम का वो एग्जांपल। फिर तीसरा एग्जांपल मॉडिफिकेशन को जो एनसीईआरटी ने हमें दिया है वो न्यूमैटोफोर्स का दिया है, जो किस काम के लिए है? रेस्पिरेशन के काम के लिए है। किसके केस में देखने को मिलता है? राइजोफोरा के केस में देखने को मिलता है। दिस वॉज ऑल अबाउट रूट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।